बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल साबर क्विल फार्म्स। तो आज की वीडियो जो है वो होगी बेसिकली एस्परजिलोसिस पे, थोड़ी डिटेल करेंगे इस मौजू पे। और कुछ हो सकता है कि 8-10 मिनट की मैं वीडियो बनाऊं और उसके आगे फिर जो है कंटिन्यू रखूं इस मौजू को। तो एस्परजिलोसिस जो है ये बहुत मूजी मर्ज़ है कोयल में, ख़ास तौर पे कोयल बर्ड में, छोटे बच्चे में, डे ओल्ड चिक्स में ये बहुत ज़्यादा मूजी मर्ज़ है। और इसमें ज़्यादातर जो बच्चा है वो इन्फेक्टेड होता है हैचरी या हैचर से। इन्फेक्शन हैचरी या हैचर में किस तरह फैलता है? जो लोग ज़्यादातर मोस्टली अपने काम को इकोनॉमिकल रखने के लिए ग्राउंड पे ब्रीडर से अंडा लेते हैं, वो अंडा ज़्यादा देर ना उठाया जाए तो उसको बीट वगैरह लग जाती है। और बीट जिस तरह लगती है तो फिर उसको हैचर में लगा दिया जाता है। अंडे ने 17 दिन बाद बच्चा निकलता है अंडे से, तो वो 17 दिन तक वहाँ पे एक मुनासिब इंतज़ाम होता है हैचरी के अंदर ऑक्सीजन का और नमी का। तो वो लगी हुई जो अंडे के ऊपर लगी हुई बीट होती है, उसको जब वो माहौल मिलता है तो उसमें जो फंगमाइटिस है उसको भी एनवायरनमेंट मिल जाता है कि वो भी वहाँ पे परवान चढ़े। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक अंडे में लाखों सुराख होते हैं, तो वो जो अंडे के अंदर वहाँ पे माहौल में पल बढ़ रहा होता है फंगमाइटिस, वो फंगमाइटिस उस अंडे के सुराखों से अंदर दाखिल होकर बच्चे को भी इन्फेक्शन कर देता है। इसी तरह बहुत सारे दूसरे इन्फेक्शंस हैं, उन पे बाद में बात होगी। तो इस तरह वो अंडे में जो बच्चा होता है उसको अर्ली एज में ही इन्फेक्शन हो जाता है। और इसको रोकने का एक ही तरीका है कि अगर अंडों को केज में लिया जाए, ब्रीडर्स को केज में ले जाया जाए और केज को भी अच्छी तरह डिसइंफेक्ट करके रखा जाए, उनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए और साफ़ अंडे को ही हैचरी में लाया जाए। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे जो चूज़ा निकालने वाले साहिबान हैं, उनकी हैचरीज 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल लगातार चलती रहती हैं, तो वहाँ पे डिसइंफेक्शन का अमल जो इतना तसल्ली बख्श नहीं होता। तो इसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बच्चे में होता है। मैंने मोस्टली देखा क्विल में सबसे ज़्यादा जो फार्मर हजरात को नुकसान होता है वो एस्परजिलोसिस से जुड़ी हुई बीमारियों का की वजह से ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसी तरह अगर ये पहली जो अलामत होती है फार्म पे आने के बाद, जो एस्परजिलोसिस वाला बच्चा होता है वो गैस्पिंग करता है, थोड़ा मुंह ऊपर करके खोलता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा वो हरारत लेता है। और ये हरारत तो उसकी पूरा फ्लाक ही वो हरारत लेता रहता है, भट्टी ज़्यादा लेता है और इकट्ठा होता रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो खून के खलियों में वाइट ब्लड सेल्स में तोड़ फोड़ का अमल बहुत ज़्यादा तेज़ होता है फंगमाइटिस की वजह से। तो इस वजह से उसको टेम्परेचर रहता है। उसको टेम्परेचर को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो बहुत ज़्यादा हरारत लेने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है हमारा लकड़ी का ख़र्चा हो जाता है। और उसमें शरह अमवात का अगर मैं बताऊं तो शरह अमवात उसमें तकरीबन 20% से लेके 50-60% भी हो जाती है। इससे जानवर में साइजिंग बहुत ज़्यादा होती है, छोटा बड़ा बहुत हो जाता है। जो ज़्यादा डिप्रेस होता है, जिसको इन्फेक्शन का रेशो ज़्यादा होता है, उस जानवर में वो छोटा रह जाता है और जिसमें इन्फेक्शन का रेशो कम होता है। अब देखें पोस्टमार्टम पे क्या नज़र आता है हम लोगों को, शदीद बुखार नज़र आता है, जो लीवर है वो बुखार ज़्यादा होता है और जो पित्ता है वो बड़ा हुआ होता है। और उसके बाद अगर लंग्स पे नज़र डाली जाए तीसरे चौथे दिन पर छोटी छोटी बॉल्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अगर पहले या दूसरे दिन पे खोल के देखा जाए तो हमें बुखार ही नज़र आएगा, लेकिन ऑनवर्ड अगर 7th-8th डे पे जाके बच्चे को देखें तो वो बॉल्स ग्रो होके काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। तो जो जानवर है उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा रिटार्डेड रहती है। मसलन ये है कि वो इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता और जो फीड की एफिकेसी है उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। तो जिस फ्लाक को ये इन्फेक्शन लग जाए वो फ्लाक जो है इन्फेक्टेड फ्लाक को जिसको कहते हैं कि उसका अरसा जो 25-28 दिन का वो पूरा करना मुश्किल हो जाता है, बल्कि ये जानवर 35 से 40 दिन तक भी ले जाता है और तैयार नहीं होता। इसमें बहुत ज़्यादा जो है फार्मर का मुआशी नुकसान होता है।
स्पर्जिलोसिस अगर देखा जाए तो फार्म पे अगर डिसइंफेक्शन का अमल अच्छी तरह नहीं हुआ, अगर जो है तरपाल वगैरह बर्तन वगैरह जो हम लोग शीटें लगाते हैं या जो हम नीचे बुरादा डालते हैं, अगर उसमें फंगस का कोई स्पोर वगैरह होगा, उसमें फंगल इन्फेक्टेड होगा वो बुरादा, तो वहाँ से भी जो है चूज़े को खदशा होता है कि वहाँ से भी इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन ये बहुत माइनर होता है, इसमें इतना ज़्यादा खदशा नहीं होता, इसमें इतना ज़्यादा मौशी नुकसान भी नहीं होता अगर वो बुरादे से इन्फेक्शन ले, क्योंकि वो इतने इस हाई लेवल का नहीं होता जितना कि हैचरी से अगर इन्फेक्टेड बर्ड आए। तो ये मोस्टली जो हम देखते हैं ये हैचरियों में ज़्यादा ये मसला ये प्रॉब्लम होता है। अब इसका इलाज अगर बताएं, इसका अगर देखा जाए तो कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, इसकी इम्यूनिटी इंतहाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है, क्योंकि इम्यून रखने के लिए जानवर के अंदर वाइट ब्लड सेल्स का होना लाजम होता है, लेकिन ये वाइट ब्लड सेल्स को तबाह कर देती है ये जो फंगस है। और दूसरी भी बहुत सारी पचीदियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेंट्स ये अंदर जो खून में पैदा करती है ये बीमारी, तो इसकी वजह से इसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इलाज में हम ये कर सकते हैं कि हम पेन किलर दे सकते हैं जो जानवर को वक्ती तौर पे रिलीफ दें, और थोड़ा बहुत एक नेस्टाटीन के जिसका ट्रेडमार्क नेम निलस्टेड है वो 2 ml 1 लीटर के हिसाब से, साथ में हम कोई बुखार की दवाई पैरासिटामोल प्लस जो है ब्रूफेन DS, इसको मिक्स करके हम लोग दे सकते हैं। और ये कंटिन्यूस देना होगा। टेम्परेचर के हवाले से हमको इस जानवर को अच्छी तरह वेंटिलेट करना होगा, बाहर से ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा देनी होगी, क्योंकि ये गैस करता है और इसके फेफड़ों में इतनी ताकत नहीं होती कि उतनी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके, तो इसको ज़्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ती है। और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि हम लोगों ने शेड को एयर टाइट रखा हुआ होता है, उस वक्त ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा मसला होता है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा कम होता है। तो वेंटिलेट जानवर को अच्छी तरह करना पड़ता है, बुखार की दवाई कंटिन्यूस देनी पड़ती है, और निलस्टेड का आप इलाज 5 से 7 दिन तक जारी रख सकते हैं 1 ml 2 लीटर के हिसाब से। और इसी तरह अगर देखा जाए तो फीड में आप सिरका और नीला तोता मिक्स करके कुछ 4-6 बोतलें रख लें, और 50 ग्राम जो है तो नीला तोता आप डाल सकते हैं एक सिरके की बोतल में, और वो 2 बोरियों में मिक्स हो सकती है, इससे थोड़ा कंट्रोल मिलता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल तो इस बीमारी का इलाज किसी भी मुल्क में, खा वो अमेरिका कनाडा हो या अगर यूरोप हो या ऑस्ट्रेलिया हो, जहाँ पे या जापान में हो, जहाँ से ये जिस ओरिजिन जो है जापानीज़ क्विल की जो हमारे फार्मों में पलता बढ़ता है, इसकी ओरिजिन जो है वो जापान है, तो उन लोगों के पास भी इसका कोई इलाज नहीं है। वो यही करते हैं कि जानवर को जो है ना वो सेहतमंद रखते हैं, अपनी हैचरीज़ को साफ़ रखते हैं, कंटेमिनेशन नहीं होने देते, और यही उनके पास एक तरीका है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इस काम की जो सफाई सुथराई है उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, और कंसिक्वेंटली फिर हमें नताइज भुगतने पड़ते हैं, और इस बीमारी के नताइज ज़्यादा जो है ना वो फार्मर को ही भुगतने पड़ते हैं। हैचरी वाले ने तो अपना बच्चा बेचा और फारग। दूसरी बात यह है कि इसको कंटिन्यूअस टेम्परेचर सेम देना पड़ता है, टेम्परेचर में वेरिएशन ना आए। अगर वेरिएट करेगा तो क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्यून नहीं होता, इतना ताकत वाला नहीं होता, इसको बहुत जल्दी बुखार हो जाता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो ये डिहाइड्रेट हो जाएगा, इसका बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो यही है अस्पर्जिलोसिस के हवाले से। बाकी मैं इंशाल्लाह एक और वीलॉग करूँगा अस्पर्जिलोसिस के हवाले से, तो आप काइंडली मेरा जो वीडियो है जो वीलॉग है इसको पूरा भाई देखा करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और आगे शेयर भी किया करें, तो ये आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं इंशाल्लाह आपको जो है अच्छा कंटेंट मुहैया करने की कोशिश करूँगा। आइंदा आने वाली वीडियोज़ में इन बीमारियों पर तफसीलन बात होगी। तो अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।